हैं आप सभी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, आपका मापन एवं मात्रक कंप्लीट हो चुका है। मापन एवं मात्रक में आपने देखा कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां क्या होती हैं। आपने मात्रकों की पद्धति भी देखी बच्चों, और उसका पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। और साथ ही साथ आपने मात्रकों के कुछ भौतिक राशियों के आपने, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के आपने प्रयोगात्मक मात्रक भी देखे। ठीक है, तो वो भी आपने देखे, समझे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आप लोग जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए, कृष्णकांत दुबे कैसे हैं आप, गुलशन हैं, अवनीश हैं, गुड़िया हैं, ठीक है, सभी लोग आ जाइए, एक बार जुड़ जाइए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गति एवं विराम। गति एवं विराम, मोशन एंड रेस्ट। गति एवं विराम, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। गति एवं विराम हमें समझना है, पढ़ना है और बहुत अच्छे से बच्चे हमें इसे कंप्लीट करना है, गति एवं विराम को। चलिए, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी, बहुत अच्छे होंगे बच्चों। बिल्कुल बच्चों, अतुल उपाध्याय हैं। और अतुल, आप ऐसे कमेंट मत कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड लव यू ऑल बच्चों। आइए, ठीक है, बात करेंगे हम लोग गति एवं विराम के बारे में, ठीक है, मोशन एंड रेस्ट के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सर, ठीक है, गति, ठीक है, जिसको आप लोग मोशन कहते हैं, गति, जिसको हम लोग मोशन कहते हैं, गति, ये किस प्रकार की राशि, ठीक है, ये जो गति है, मोशन है, ये मोशन किस प्रकार की राशि है, ये अदिश है या सदिश है। तो पहले आप मुझे ये बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूं, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गति एवं विराम, ठीक है, मोशन एंड रेस्ट। जब हम मोशन एंड रेस्ट, गति विराम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने, ठीक है, गति को स्टार्ट किया, मोशन को स्टार्ट किया, ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक मोशन है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि मोशन जो है वो कैसी भौतिक राशि है, अदिश राशि है मोशन या सदिश राशि है मोशन, फटाफट से आप लोग बताइए। चलिए, अदिश है। चलिए, सोनू है और निधि का भी अदिश आया है, और प्रशांत स्केलर बोल रहे हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अदिश, शैलेंद्र कुमार सदिश बोल रहे हैं, और मयंक ने, ठीक है, इसको अदिश बोला है, और ये गिरेंद्र करके बच्चा है, अदिश बोल रहे हैं, विशाल भी है, ठीक है, सुमित है, उपासना अदिश, ज्यादातर बच्चे कोई अदिश कोई सदिश। चलिए, आज आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा, और शौक क्या लगेगा मैं आपको बताऊं कि बच्चे, गति कोई भौतिक राशि नहीं होती, ध्यान रखना, गति कोई भौतिक राशि नहीं है। गति क्या है, एक अवस्था है, ध्यान रखना। भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि है चाल, वेग, ये भौतिक राशि है, गति भौतिक राशि नहीं है। गति क्या है, गति एक प्रकार की अवस्था होती है, ध्यान रखना इस बात को, और हमेशा अपने दिमाग में इस पॉइंट को, ठीक है, डाल के रखना। गति क्या है सर, यह एक अवस्था है, यह एक अवस्था है बच्चे। गति क्या है, एक प्रकार की अवस्था है, ठीक है, और यहां पे बहुत अच्छे से फोकस करना। तो मैंने बोला गति क्या है, ठीक है, गति एक अवस्था है, और कैसी अवस्था है, तो आप कह सकते हैं जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में समय के साथ, समय के साथ, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, ध्यान रखना बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट है और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि वह गति की अवस्था में है, ठीक है। मैं आपको इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो जब किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये गति की अवस्था में है। और अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे कि सर ये विराम की अवस्था में है, ठीक है। तो गति और विराम अवस्थाएं हैं, ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि क्या होगी, भौतिक राशि होगी चाल, ठीक है, वेग, त्वरण, ये भौतिक राशियां होंगी। तो चाल जो है वो अदिश होगी, वेग जो होगा वह सदिश होगी, त्वरण जो होगी वो सदिश होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसका फोन साइलेंट करो। चलिए, तो यह एक अवस्था है,
जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह गति की अवस्था कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है बच्चे? गति की अवस्था कहलाती है। तो वह गति की अवस्था कहलाती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैं क्या लिखूंगा? तीसरा पॉइंट लिखूंगा एवं जब किसी वस्तु की स्थिति में जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वह विराम की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? तो वह विराम की अवस्था कहलाती है। 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 इस बात को ध्यान रखना। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बस इसी बात को ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं आपको, और इसे बहुत अच्छे से आप लोग सुनो। मैंने क्या बताया बच्चे? गति। तो गति जो मोशन है, मोशन कोई भौतिक राशि नहीं है। मोशन क्या है? मोशन एक प्रकार की अवस्था है। यह एक अवस्था है बच्चे। कैसी अवस्था है मोशन? तो जब किसी भी वस्तु की स्थिति में, ध्यान रखना बच्चे, जब किसी भी वस्तु की पोजीशन में समय के रेस्पेक्ट में परिवर्तन होता है तो आप कहेंगे कि वह गति की अवस्था है। और अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आप कहेंगे वह विराम की अवस्था में है। अब यहां पर बच्चे दो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे कि यहां पर मैंने दो चित्र बनाए। एक मैंने मान लीजिए कार ली यहां पर, ठीक है, तो अच्छी कार बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा उम्मीद मत करना कि बहुत अच्छी बनाऊं, नैनो टाइप की कार बनाऊंगा। ठीक है, ये रहे इस कार के पहिए। चलिए, ये कार है और यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ये एक पेड़ है। जरा देखना आप, और इसको मैं समझाता हूं। यहां पर ये पेड़ है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना, समय मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बच्चे T1 टाइम है, T1, ठीक है। यहां पर ये T2 टाइम है और यहां पर ये T3 टाइम है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे यहां पर ये T1 टाइम है, यहां पर ये T2 टाइम है और यहां पर ये T3 टाइम है, ठीक है बच्चे। अब आप देखेंगे, जब आप इस कार को देखेंगे बच्चे, तो ये कार T1 समय पर किस स्थिति में थी? ये इसकी स्थिति है। तो T1 समय पर ये बच्चे इसकी स्थिति जो थी ये X1 पर थी। देखिए, तो ये जो कार है ये किसी समय पर किस स्थिति पर थी? X1 पॉइंट पर थी। T2 समय पर मेरे प्यारे बच्चे ये कार X2 पॉइंट पर आ जाएगी और T3 समय में ये जो कार है ये X3 पॉइंट पर आ जाएगी। बस बिल्कुल क्लियर है। तो T1 टाइम पर ये कार X1 पॉइंट पर थी, T2 टाइम पर ये बच्चे X2 पॉइंट पर होगी और T3 टाइम पर ये कहां पर होगी? X3 पॉइंट पर होगी। मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल सिंपल है बच्चे कि टाइम के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहां क्या है भाई? यहां समय के साथ साथ, यहां पर समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है बेटा। यहां पर परिवर्तन हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं? आप ही बताओ। समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कोई चलती हुई कार हो, कोई दौड़ती हुई ट्रेन हो, कोई चलती हुई साइकिल हो, है कि नहीं बच्चे, कोई उड़ता हुआ हवाई जहाज हो, सभी की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। और जब स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह गति की अवस्था है बाबू। कैसी अवस्था है? गति की। और यहां पर आप देखो, ये जो पेड़ है मेरे प्यारे बच्चे, ये पेड़ T1 समय पर भी, ठीक है, X1 पॉइंट पर है, T2 समय पर भी X1 पॉइंट पर है और T3 समय पर भी X1 पॉइंट पर है। मतलब इस पेड़ की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। आप बच्चे, जब आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आपके आंगन में आपके आसपास कोई एक पेड़ होगा, ठीक है। आज आप बड़े हो गए तब भी वो पेड़ वहीं पर होगा, आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी वो पेड़ वहीं पर रहेगा, आप मर भी जाओगे तब भी वो पेड़ वहीं पर रहेगा। तो पेड़ कैसी अवस्था में है? वो विराम की अवस्था में है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पेड़ की स्थिति में, ठीक है बच्चे, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। इस पेड़ की स्थिति में, इस पेड़ की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बच्चे।
समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इस पेड़ की स्थिति में समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और अगर इस पेड़ की स्थिति में समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनो, अगर इस पेड़ की स्थिति में किसी भी तरह से बच्चे समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये बच्चे विराम की अवस्था में है और ये गति की अवस्था में है। ठीक है, यहां पर ये यहां पर थी, अब ये यहां आ गई, अब ये यहां पर आ गई। ठीक है, तो गति और विराम क्या है? तो गति और विराम बच्चे अवस्था है, ठीक है, ना कि भौतिक राशि। बस मैं ये समझाना चाह रहा था और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, चलिए, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, चलिए, ट्री की हाइट तो इंक्रीज होती है। बेवकूफ, ओए कौन है ये? वो कह रहा है संवेग सदिश राशि है। शिवा श्रीवास्तव संवेग सदिश है, कल मैंने बताया था। अच्छा ये देखो सर, पेड़ बड़ा भी तो होता है, पागल आदमी। ठीक है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है उसकी, ठीक है, पोजीशन थोड़ी नहीं बदल ली। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले वो तुम्हारे घर के आंगन में था, अब वो तुम्हारे घर के ठीक है, अब वो तुम्हारे गांव में, ठीक है, बाहर चला गया मान लो। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले आंगन में था, पहले घर के आंगन में था पेड़, फिर वो पेड़ अपने आप चला, ठीक है, तुम लोग सो रहे थे, रात में वो चला, फिर वो तुम्हारे घर के दरवाजे पे जाके चला गया, फिर बच्चे सुबह हुई तो घर के दरवाजे से उठता हुआ वे आगे तुम्हारे, ठीक है, चौराहे तक चला गया, फिर चौराहे से पता चला कि तुम्हारे गांव के बाहर ही चला गया। ऐसे तो नहीं होता ना बाबू। यार चलिए, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहां तक आप समझिए कि बच्चे, ठीक, क्या होता है गति और विराम। गति और विराम मैंने समझा दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मोशन एंड रेस्ट। गति को क्या कहेंगे? मोशन, और विराम को कहेंगे रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस बात को हमेशा समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं और हम बात करेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, ठीक है, गति के प्रकार। और गति को हम दो आधारों पर बांटते हैं। गति को दो आधारों पर बांटते हैं। बांटने का जो सबसे पहला आधार होता है कि भैया अगर कोई भी वस्तु, ठीक है, जिस पथ पर गति कर रही है उसके आधार पर। ठीक है, तो गति को बांटे जाने के दो प्रकार के आधार है। पहले तो बच्चे, ठीक है, पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पथ के आधार पर, कि कोई भी वस्तु जो गति कर रही है वह बच्चे उसका पाथ कैसा है, वो किस पथ पर, अर्थात वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन किस प्रकार के पथ पर हो रहा है। तो आप कहेंगे पथ के आधार पर मतलब क्या है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन किस प्रकार के पथ पर हो रहा है। और दूसरा है बच्चे, दूसरा है किसके आधार पर? दिशा में परिवर्तन के आधार पर, दिशा में परिवर्तन के आधार पर, दिशा में परिवर्तन के आधार पर। तो गति को हम दो भागों में बांटते हैं और दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहले तो पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, एंड द बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन के आधार पर। अब ये जो है पथ के आधार पर, पथ के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन प्रकार की गति होती है। पहली होती है सरल रेखीय, सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति। क्या होती है? सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति, जो पहली होती है। दूसरी होती है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति। ठीक है, वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति, घूर्णन गति। और तीसरी होती है भैया, ठीक है, दोलनिक गति, दोलनीय गति या कांपनिक गति, कांपनिक गति, कांपनिक गति। बच्चों अब आपने एक बात गौर करी होगी, क्या? देखो यहां पर मैंने लगाया सरल रेखीय या, यहां पर मैंने लगाया दोलनीय गति या, और यहां पर मैंने लगाया एवं। क्या लगाया? वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति। ये बात गौर करी कि नहीं तुमने? चलिए, हाँ, ओह सर, अमेजोन जंगल में, अमेजोन जंगल में ट्री चलते हैं,
आपको एग्जाम्पल में कुतुब मीनार को लेना चाहिए था। हे भगवान, ये नमूने कहां से आते हैं भाई ऐसे। चलिए चलिए, ठीक है, यहां पर फोकस करो, जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो बेटा, ठीक है। और ठीक है, आर्ग्यूमेंट मत करो, ठीक है, इसे समझो और ये जरूरी है तुम्हारे लिए। चलो, तो पथ के आधार पर तीन प्रकार की सरल रेखीय स्थानांतरी गति, वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति, दोलनीय या काल्पनिक गति। लेकिन ठीक है, दिशा में परिवर्तन के आधार पर भी ये तीन प्रकार की होगी। पहली होगी एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरी होगी बच्चे द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। और तीसरी होगी बच्चों त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है, थ्री डायमेंशनल मोशन। ये बात समझ में आ रही है? तो दिशा में परिवर्तन के आधार पर भी तीन प्रकार होते हैं, और भैया पथ के आधार पर भी, ठीक है ना, तीन प्रकार होते हैं। तो पथ के आधार पर कौन कौन से तीन प्रकार की है? तो पथ के आधार पर कौन कौन सी तीन प्रकार की है? तो पथ के आधार पर सरल रेखीय स्थानांतरी गति, इसको बोलेंगे लीनियर, और ठीक है ना ट्रांसलेटरी मोशन, इसको बोलेंगे बच्चे सर्कुलेटरी मोशन या फिर रोटेशनल मोशन, इसको बोलेंगे आपका दोलनी गति को बोलेंगे बच्चे आपका ऑस्किलेटिंग या फिर वाइब्रेटरी मोशन अंग्रेजी में, ठीक है। और दूसरा होता है दिशा में परिवर्तन के आधार पर, तो दिशा में परिवर्तन के आधार पर भी ये तीन प्रकार की है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। चलिए, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इंग्लिश में मैंने समझा दिया, मैंने बोल दिया अंग्रेजी में, अब बच्चे इंग्लिश में आप खुद लिख लेना, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम बात करेंगे पथ के आधार पर, ठीक है। अब पथ के आधार पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग सरल रेखीय गति या स्थानांतरी गति, स्थानांतरी गति। देखो बच्चे, इसे समझो, सरल रेखीय गति या स्थानांतरी गति, इसको बोलेंगे बच्चे, सरल रेखीय गति को बोलेंगे अंग्रेजी में लीनियर, ठीक है, मोशन, और इसको बोलेंगे स्थानांतरी को बोलेंगे बच्चे, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। या फिर आप स्थानांतरी गति को ट्रांसलेटरी ना बोलकर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, ट्रांसफरेशन मोशन, ट्रांसफरेशन मोशन, ठीक है, ट्रांसफरेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। वैसे ट्रांसलेटरी भी करेक्ट वर्ड है इसके लिए, आप ट्रांसलेटरी भी यूज करते हैं, या फिर बच्चे ठीक है फेरेशन मोशन भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखना। मैंने अंग्रेजी टर्म बोल दिया, अब देखिए समझिए, ठीक है, सरल रेखीय गति या स्थानांतरी गति, जरा दोनों को समझिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं कि सरल रेखीय और स्थानांतरी गति में अंतर क्या होता है। देखो, दो चीजें हैं बच्चों, ठीक है, प्लीज यहां पर आप लोग फोकस करना, ये दो चीज है, ठीक है। एक चीज क्या है भाई? एक चीज है ये ऑब्जेक्ट आपका, जरा देखना, पहला ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला ही ऑब्जेक्ट, प्लीज सब लोग देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये कोई वस्तु है, ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये कोई वस्तु है। और आपको भी पता है ये वस्तु एक प्रकार का पदार्थ है, और पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है, और अणु जो होते हैं वो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अणु और परमाणुओं को हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहां पर तो एक वस्तु है, और यहां पर ये कोई पार्टिकल है, यहां पर ये कोई कण है, ठीक है, देखो ध्यान रखना। अब ये जो है बच्चे, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में, मतलब ये ऑब्जेक्ट बच्चे अब जो रखा हुआ है ये x1 पॉइंट पर रखा हुआ है। किस पॉइंट पर? x1 पॉइंट पर। जरा ध्यान देना बच्चे, यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये एक वस्तु है, और ये वस्तु और कण जो है, ये ऑब्जेक्ट और ये जो पार्टिकल है, ये दोनों अब इस समय x1 पॉइंट पर है। अब यहां पर ये x2 पॉइंट पर आ जाएंगे, अगले किसी समय में ये x3 पॉइंट पर आ जाएंगे, और अगले किसी समय में ये x4 पॉइंट पर आ जाएंगे। ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। वस्तु और ये जो कण है अभी ये किस पॉइंट पर है? x1 पॉइंट पर। किसी, ठीक है, अगले टाइम पर बच्चे ये x2 पॉइंट पर हो जाएंगे, नेक्स्ट किसी अगले टाइम पर ये x3 पॉइंट पर, और अगले किसी टाइम पर ये x4 पॉइंट पर हो जाएंगे, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है। ध्यान रखना, वस्तु की स्थिति में, ठीक, आप लिख सकते हैं जब, क्या लिख सकते हैं? जब
वस्तु की स्थिति में, वस्तु का मतलब है बच्चे कोई ऑब्जेक्ट, तो जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो, कैसे हो बच्चे, एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। तो समय के साथ परिवर्तन बेटा ध्यान रखना एक सीधी रेखा में हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो समय के साथ परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चों एक सीधी रेखा में हो रहा है, बस यही बात मैं बताना चाहता हूं। तो समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है, ठीक है, बस ये बात आप समझना, ठीक है। तो चाहे सर वो वस्तु हो चाहे वो कण हो, तो वस्तु हो या फिर कण हो, दोनों की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है। वस्तु हो चाहे कण हो, दोनों की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है। और यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों ये कण है, यहां पर भी ये जो कण है, तो जब किसी कण की स्थिति में, जब किसी कण की स्थिति में, जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, रेखा में हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो, अर्थात स्थिति में परिवर्तन सीधी रेखा में हो रहा है भाई साहब, स्थिति में, ठीक है, चेंजिंग इन पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू टाइम, ठीक है, किसमें हो रहा है बच्चे, एक सीधी रेखा में। तो समय के साथ परिवर्तन जब एक सीधी रेखा में हो रहा है, ध्यान रखना, लेकिन वह क्या है बच्चे, वो कण है, तो कण है और उस कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है, तो ऐसी गति को हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति। क्या कहेंगे, ऐसी गति को लीनियर मोशन कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे, लीनियर मोशन, ठीक है। जैसे आमतौर पर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कार होती है, साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, लेकिन वो वस्तु होती है, वह कण नहीं होता, वह क्या होती है, वस्तु। तो ऐसी वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है, तो इसका मतलब है वो, ठीक है। और जब बच्चे वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन सीधी रेखा में हो, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन। उसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरी गति बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। और जब कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो तो सरल रेखीय गति, और वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो तो स्थानांतरी गति। बस ध्यान रखना, समय के साथ परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ एक सीधी रेखा में करती है, तो ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, सीधी रेखा में चलती है। इस दोनों गति में कोई भी वस्तु हो या कण हो, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, सीधी रेखा में गतिशील होता है। किसमें बच्चे, सीधी रेखा में गतिशील होता है। कैसे बाबू बोलो, सीधी रेखा में गतिशील होता है, सीधी रेखा में गतिशील होता है। बस, चाहे वस्तु हो चाहे कण हो, ठीक है, चाहे वस्तु हो चाहे कण हो। अगर वस्तु है बाबू, अगर वस्तु है तो क्या होगा, स्थानांतरी गति। कण है तो क्या होगा, सरल रेखीय गति। लेकिन चाहे वस्तु हो या कण हो, वह हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, स्थानांतरी गति या सरल रेखीय गति, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। कल की पीडीएफ बेटा मिल गई होगी, ठीक है, ग्रुप में तो आ गई है, मिल गई होगी। चलिए ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई, सरल रेखीय गति। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिल्कुल एक बच्चा बोल भी रहा है सर कदम ताल, बिल्कुल बच्चे, कदम ताल, ठीक है, ये भी क्या है, एक सरल रेखीय गति है। चलिए, प्रक्षेप्य गति भी होती है, लेकिन प्रक्षेप्य गति के बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब आगे देखिएगा, और आगे अब यहां पर आपको और अच्छे से मजा आएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सर्कुलेटरी मोशन के बारे में, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे वृत्तीय गति के बारे में, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलेटरी मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है। और हम वृत्तीय गति के बारे में A to Z समझेंगे, मतलब हर एक चीज को हमें समझना है इस वृत्तीय गति के बारे में।
देखिए बच्चों, वृत्ति गति का मतलब है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ एक वृत्ति पथ पर हो। बात समझ में आ रही है? जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक वृत्ति पथ पर हो। आपने देखा होगा कि आपके शहर में कभी नुमाइश लगती होगी, है ना? ठीक है, मोस्टली आप लोग उस नुमाइश में उस झूले पर जरूर झूले होगे, वो ऐसे गोल गोल घुमाता है झूला, गोल गोल। तो जब उस झूले पर आप गोल गोल घूम रहे होते हो बच्चों, तो आप वृत्ति गति कर रहे होते हो। कैसी गति कर रहे होते हो? वृत्ति गति। ठीक है, जब कोई भी, मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई भी मोड़ होता है, तो जब उस मोड़ पर आप अपनी मोटरसाइकिल को घुमाकर मोड़ते हो, तो उस समय भी आप वृत्ति गति की स्थिति में होते हो। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो वृत्ति गति, सर्कुलेटरी मोशन क्या है? तो बड़ी सिंपल है सर, कि किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन जब एक वृत्ताकार पथ पर हो, ठीक है, तो उस वस्तु की गति को हम वृत्ति गति कहेंगे। और गति है क्या? गति वास्तव में किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति है। और अगर पथ वृत्ताकार है तो वृत्ति गति है। अगर पथ कैसा है? वृत्ताकार बच्चे। तो वृत्ति गति में आप क्या लिखेंगे पहले समझना, और वृत्ति गति के बारे में बहुत कुछ हम आज जानेंगे। आप लिख सकते हैं, जब किसी कण या किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर हो। किस पर हो बच्चे? वृत्ताकार पथ। तो यहां पे पथ कैसा है? क्योंकि ये जो हमने बच्चे गतियों का डिवीजन किया है ना, ये पथ के आधार पर किया है। चाहे ये वाला डिवीजन हो, ये भी पथ के आधार पर है, चाहे ये वाला डिवीजन हो, ये भी पथ के आधार पर है, और या फिर ये वाला डिवीजन हो बेटा, ये भी पथ के आधार पर है। ये गतियों का जो डिवीजन है, ये पथ के आधार पर है, ध्यान रखना। और एक बच्चा कह रहा था सर प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का जो बच्चे डिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है, वो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आधार पर करते हैं, तो उसे हम वहां समझेंगे। ठीक है, पहले हम यहां पर इसको समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो और यहां पे ध्यान दो कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। इस चीज पे फोकस करो। चलिए, ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर हो गई। तो जब किसी कण या किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक वृत्ताकार पथ पर हो, कैसे हो? वृत्ताकार पथ पर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, उस वस्तु की या उस कण की ऐसी गति को वृत्ति गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वृत्ति गति कहते हैं। अब वृत्ति गति के बारे में हम लोग सारी चीजें समझे, इसके साथ साथ हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो आज तक आपको बहुत कंफ्यूज करते रहे। उन की पॉइंट्स को हम लोग बच्चे एक बार समझ लेते हैं। की पॉइंट्स, ठीक है, आज तक आपको, ठीक है, 90% बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता था कि गति कोई भौतिक राशि है या नहीं। ठीक है, और जिनको ये नहीं पता था गति कैसी राशि है, वो कमेंट बॉक्स में ज्ञान देते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात क्लियर है। तो आज पहली बार पता चला कि साहब गति कोई भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि तो चाल है या फिर आपका वेग है। ठीक है, गति तो क्या है? एक अवस्था है जहां वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, वो है गति। तो चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए। तो की पॉइंट्स, ठीक है, कुछ बिंदुओं को हम लोग समझते हैं बच्चे। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी, डिस्टेंस। और यहां पर प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। डिस्टेंस क्या है? तो कुल लंबाई आप तय करो, मुंह उठाओ और चल दो। बात समझ में आ रही है? मुंह उठाओ और चल दो, तो जो भी लंबाई तय की जाती है बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी वास्तव में क्या है? तो दूरी बड़ी सिंपल है, कुल तय की गई लंबाई। कुल तय की गई लंबाई, कुल तय की गई लंबाई। तो कुल तय की गई लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो कुल तय की गई लंबाई ही क्या है? ठीक है, दूरी है। यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, अब जब लंबाई है, ऑब्वियस ही बात है बच्चे, तो लंबाई है, मात्रक क्या होगा? मात्रक मीटर होगा, मात्रक मीटर होगा। अब आप पूछेंगे सर कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि क्यों है? क्योंकि सर केवल हमें परिमाण की आवश्यकता है, केवल परिमाण की आवश्यकता है कि आखिर कितनी लंबाई हमने तय की है। केवल यहां पर मैग्नीट्यूड चाहिए कि भैया कितनी लंबाई तुमने तय की। यहां पर डायरेक्शन का बाबू कोई रोल ही नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे विस्थापन के बारे में,
जब हम बात करेंगे विस्थापन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है बच्चों न्यूनतम लंबाई जो तय की जाती है। अब ये न्यूनतम लंबाई क्या है कि भैया न्यूनतम लंबाई तय की गई, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विस्थापन को बेसिकली अगर आपको समझना है तो आप विस्थापन को ऐसे लिखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, बिंदु एवं ठीक है अंतिम बिंदु, अर्थात जहां से उसने चलना स्टार्ट किया और जहां पर जाके बच्चे उसने अपनी यात्रा खत्म कर दी। तो जहां से चलना स्टार्ट किया वो प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर बच्चे उसने अपनी यात्रा खत्म कर दी तो वो हो गया उसका अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई, क्या बच्चे? न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और ध्यान रखना बच्चे, विस्थापन का भी मात्रक मीटर है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर है, दोनों का मात्रक मीटर है। लेकिन बच्चे जहां दूरी आपकी अदिश राशि है वहीं विस्थापन आपकी सदिश राशि है। वहीं विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि सर विस्थापन में ठीक है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और कैसे दिशा की आवश्यकता होती है इसी बात को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिएगा, ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये दो पॉइंट है। मान के चलिए ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ठीक है। और ये जो दोनों पॉइंट है बच्चों, इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट के ये जो दो पॉइंट है, इससे नहीं हटेगा। चलिए पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये यहां पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रारंभिक बिंदु है, इसको मैं लिखूंगा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये है आपका अंतिम बिंदु, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। और ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई है बच्चों, ये जो लंबाई है इनके बीच की, ये जो लंबाई है, मान लीजिए ये 10 मीटर है। कितना है? ये 10 मीटर है। मानने में क्या जाता है, मान लीजिए 10 मीटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, प्लीज यहां पे देखना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलते 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 चलते, मतलब वो प्रारंभिक बिंदु से चलना स्टार्ट किया और प्रारंभिक बिंदु से चलते 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 बच्चे वो यहां पर अंतिम बिंदु पर जा पहुंचा, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से चलना वो स्टार्ट किया और प्रारंभिक बिंदु से चलते चलते बच्चे वो इस अंतिम बिंदु पर जा पहुंचा, ठीक है। प्लीज समझना इस बात को, प्रारंभिक बिंदु से चलना स्टार्ट किया और फिर अंतिम बिंदु तक यहां तक जा पहुंचा। यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चल के बच्चे वो कहां तक जा पहुंचा? यहां पर जा पहुंचा। तो इस केस में बच्चों, पहले वाले केस में दूरी जो होगी, दूरी क्या है? दूरी है भैया कुल तय की गई लंबाई। दूरी क्या है? कुल तय की गई लंबाई। तो इस केस में दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 10 मीटर, दूरी 10 मीटर। और इस केस में बच्चे विस्थापन जो होगा, विस्थापन, तो विस्थापन क्या है सर? तो विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई। तो मध्य की न्यूनतम लंबाई कितना है? 10 मीटर, ठीक है। तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा? विस्थापन भी 10 मीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस केस में दूरी और विस्थापन दोनों सेम होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस केस में क्या होगा? दूरी और विस्थापन दोनों ही सेम होगा। दूरी भी 10 मीटर, विस्थापन भी 10 मीटर है। इस केस में दूरी भी 10 मीटर, विस्थापन भी 10 मीटर, क्योंकि सर दूरी क्या है? कुल तय की गई लंबाई। कितनी लंबाई तय की? 10 मीटर की लंबाई तय की, तो सब दूरी 10 मीटर हो गई। और विस्थापन क्या है? तो विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई विस्थापन है, तो विस्थापन भी कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। लेकिन अगर मान लो बच्चे कि वो वस्तु जो है वो जहां पे गई थी वहां से फिर से लौट कर आई, वो वहां से फिर से लौट कर आई, ऐसे पहले तो चली गई और पहले जाने के बाद बच्चे अब लौट कर आ रही है, वो अब वह लौट कर आ रही है, ठीक है। जैसी वे लौट कर आई
तो इस केस में दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई बच्चे 10 मीटर जाना, 10 मीटर आना। तो कितनी लंबाई तय की? 10 मीटर जाने में लंबाई तय की, 10 मीटर आने में लंबाई तय की। तो 10 मीटर जाने में लंबाई, 10 मीटर आने में लंबाई, तो दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई 20 मीटर। दूरी कितनी होगी भाई? दूरी 20 मीटर हो गई। लेकिन अगर मैं यहां पे विस्थापन की बात करूं बच्चों कि विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई। विस्थापन क्या है? विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई। अब बच्चे प्रारंभिक बिंदु भी यही था, ठीक है, और जब लौट के आई तो अंतिम बिंदु भी यही था। तो यही प्रारंभिक बिंदु, यही अंतिम बिंदु, तो विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन 0 मीटर हो गया। अब ये बात आपको समझ में आई कि क्या अंतर होता है दूरी और विस्थापन में? एक समान लंबाई के लिए आप देखो बच्चे कि दूरी 20 मीटर हो गई, लेकिन विस्थापन केवल कितना हुआ? 0 मीटर हुआ। मेरी बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब है, एक कहानी ध्यान रखना कि दूरी या तो हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी विस्थापन के। दूरी ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू विस्थापन। अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दूरी बट्टे विस्थापन, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ रही है? इस बात को ठीक है अपने कान में अच्छे से बिठा लेना। बात समझ में आ रही है? अपने मस्तिष्क में इस बात को डाल लेना कि दूरी ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू विस्थापन। एक समान लंबाई के लिए दूरी या तो हमेशा बराबर होगी या बड़ी होगी विस्थापन के लिए। ध्यान रखना, एक समान लंबाई के लिए। जैसे पहले में क्या थी बच्चे? दूरी और विस्थापन बराबर था, लेकिन दूसरी लंबाई भी सेम थी, 10-10 मीटर ही थी, ठीक है। लेकिन दूसरी में बच्चे दूरी ज्यादा है विस्थापन से, क्योंकि विस्थापन 0 मीटर हो गया। विस्थापन 0 क्यों हो गया? क्योंकि बच्चे वही प्रारंभिक बिंदु था, वही अंतिम बिंदु था। तो दूरी बट्टे विस्थापन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। चलिए, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आपको ठीक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट 0, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। रोहित का भी कमेंट आ गया। वैभव जी बिल्कुल बच्चे, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बार मुझे थंब दे दीजिए कि सर ये समझ में आ गया कि सर दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ये अंतर समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक किताबी भाषा में केवल रटते आए थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक न्यूनतम लंबाई है, और न्यूनतम लंबाई कैसे है डिस्प्लेसमेंट, आज ही आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए, हटाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब हम बात करेंगे चाल, और दूसरा बात करेंगे वेग, ठीक है। देखो, तो चाल क्या है? चाल है भैया, आपने जो भी दूरी तय की है किसी भी समय के रेस्पेक्ट में, तो किसी भी समय के रेस्पेक्ट में जो भी दूरी तय की वो चाल है। और बच्चे ठीक है, आपने जो भी विस्थापन तय किया किसी भी समय के रेस्पेक्ट में, तो वह क्या है? आपका वेग है। और आपको यह बात पता चल चुकी है अब कि विस्थापन और दूरी अलग अलग होती है। आपको यह बात पता चल चुकी है कि विस्थापन और दूरी अलग अलग होती है, तो आप कह सकते हैं कि एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में, एकांक समय का क्या मतलब है? एकांक समय का मतलब है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी। तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या है? चाल है। और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, ठीक है। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या होता है? वेग होता है। बस इतनी सी बात है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है, चाल है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, ठीक है, क्या है? वेग है। अब ये सब एकांक समय क्यों है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप एक बात समझना, यहां पर ये 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पे 3 ऑब्जेक्ट है, माना कि बेटा यहां पे ये 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूं,
अब देखो ये तीन ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नाम दूंगा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1, इसको मैं नाम दूंगा ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2, और इसको मैं नाम दूंगा ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 3। ये तीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ठीक है बच्चे। और अगर मान लीजिए बच्चे ये 5 किलोमीटर दूरी, ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने की बच्चे? 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तीनों ही अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। यहां पर बच्चे ये पहला ऑब्जेक्ट जो है ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट 10 की, और तीसरा ऑब्जेक्ट 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन बच्चे अगर आपको इन तीनों की चाल निकालनी है तो आपको बच्चे बट्टे में जो समय है, ठीक है, वो यूनिक रखना पड़ेगा, एक ही रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको चाल निकालनी है तो अगर आप चाल निकालने जा रहे हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बच्चे जो आपको समय रखना पड़ेगा वो समय आपको क्या रखना पड़ेगा? ठीक है, यूनिक रखना पड़ेगा। नीचे आप देखना चाहते हैं कि ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर? तो 10 किलोमीटर। और ये 1 घंटे में कितना बच्चे? तो ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर। ध्यान रखना। तो ये 1 घंटे में, अब एकांक समय क्यों बोला? क्योंकि सर समय का मान जो है वो तीनों ही ऑब्जेक्ट के लिए बराबर होगा, तभी आप ये चाल निकाल पाएंगे, क्योंकि तभी आप एक की कंपैरिजन दूसरे से कर पाएंगे। ठीक है भैया, जब आप अपनी कंपैरिजन किसी दूसरे से करते हो तो कोई ना कोई तो एक यूनिक आधार होना चाहिए, ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसा हो, तो उसी के आधार पे तो कंपैरिजन करेंगे। तो जब आप चाल निकाल रहे हैं बच्चे तो समय एक अंक होना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको तो देख लिया कि चलो साहब ये 1 घंटा में 5 किलोमीटर, जी 2 घंटा में, ठीक है, वो 2.5 घंटा में, ऐसे थोड़ी नहीं बच्चे। ठीक है, तो इसलिए बोला गया एक अंक समय में। समय का मान यूनिक होना चाहिए, समय का मान सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बच्चे ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया 1 घंटे में कौन सा ज्यादा किलोमीटर चल लेता है? ऑब्जेक्ट 3। तो सबसे ज्यादा चाल ऑब्जेक्ट 3 की होगी। सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी? तीसरे वाले ऑब्जेक्ट की होगी सबसे ज्यादा चाल। चलिए, ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी? तो सर्वाधिक चाल बच्चे इसकी होगी, क्योंकि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर? ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर। जबकि ये बेचारा लुल्ल है, केवल 10 किलोमीटर, ये और भी ज्यादा लुल्ल है, ये 1 घंटे में केवल 5 ही किलोमीटर चल पाता है। मेरी बात आ रही है समझ में? चलिए चलिए, एक बार इंग्लिश में भी बता दीजिए, ऑब्जेक्ट किसमें? हिब्रू में लिखा है ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? और मैं बार बार चाल को स्पीड बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? ठीक है सर, मैं, चलो ठीक है, तो मेरी शिकायत कर दो जाओ। बोल पागल आदमी। ठीक है, एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट, ये बताना भाई रजनीश, ये ऑब्जेक्ट कौन सी भाषा है ये बता भाई। ये ऑब्जेक्ट मैंने लिख रखा है, इसी वजह से लिख रखा है। ठीक है, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट की जगह वस्तु भी तो लिख सकता था, ऑब्जेक्ट है बच्चे। अब एक बात बताओ, अपने घर पे रहते होगे तो अपने घर पे आप लोग खाने को खाना ही तो कहते होगे, या फिर ये तो नहीं कहते हो कि मम्मी आज डिनर में पल्सेस बनाना? दाल ही तो कहते होगे, मम्मी दाल बनाना आज। ऐसा तो नहीं मम्मी आज डिनर में पल्स बनाना। ठीक है, तो जितनी अंग्रेजी जरूरी है उतनी अंग्रेजी में लिख ही रहा हूं। ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो बेटा? ठीक है, मैं खुद तुम्हें कहने का कोई मौका नहीं देता बिल्कुल भी, किसी भी तरह का। यहां पे मैंने बोला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिंपल सी बात है बच्चे। अब मैं 2-2 बार लिखूंगा, खाम खा व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड घिरेगा। तो चाल और वेग क्या है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, लुल्ल का मतलब होता है सुस्त, इसका मतलब होता है धीमा। लुल्ल का मतलब होता है सुस्त, धीमा। ठीक है। चलिए, देखिए ये बात क्लियर है। तो सर ये हो गया स्पीड, ये हो गई स्पीड, और ये हो गई बच्चे वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी। अच्छा, अब देखो बच्चे दोनों चीजों को, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, मीटर। ठीक है, और समय का यूनिट क्या होता है? तो सेकंड। ठीक है, सही है सर, ये होगा मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट जो होगा कैसी राशि होगी? एक सदिश राशि होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक कैसी राशि होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, स्पीड जो होगा वो कैसी राशि होगी? वो अदिश राशि होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका मात्रक क्या होगा? तो आपको भी पता है सर, दूरी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, और समय को मेजर करते हैं किसमें सर? सेकंड में। अब आप देखेंगे कि सर दोनों की यूनिट सेम है,
दोनों की यूनिट सेम है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं विमा। ठीक है, तो देखो बच्चे सब लोग आओ समझो कि विमाएं कैसे निकालते हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। जिन पे नहीं आता, जिनको आता है उनका मुबारक, ठीक है, जिनको नहीं आता वो देखो। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हम तीन चीज रखेंगे। सबसे पहले एक हमारे पास होगा मास, एक होगा लेंथ और एक होगा टाइम। मास, लेंथ और टाइम। ऐसे ही यहां पर भी बच्चे तीन चीज रखेंगे, मास, लेंथ और टाइम। आप देखिए कि मीटर पर सेकंड में कहीं पर भी मास है, द्रव्यमान है, नहीं है। जब मीटर पर सेकंड में कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान के सामने जीरो लगा दो। लेंथ है, हां साहब लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि सिंगल है मीटर, तो लेंथ 1 है मतलब मीटर, लेंथ 1। और टाइम है, हां सर टाइम है, टाइम भी सर 1 के रेस्पेक्ट में है, 1 ही सेकंड है। अगर सेकंड पे स्क्वायर होती तो टाइम बच्चे कितना होता, टाइम 2 होता। अगर सेकंड पे क्यूब होता तो टाइम क्या होता, 3 होता। लेकिन सर एक ही टाइम है, तो जब एक ही टाइम है तो टाइम पर भी बच्चे 1 लगेगा। लेकिन टाइम कहां है, हर में है, जब ऊपर आएगा तो बच्चे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो m नॉट L1 t माइनस 1 इसकी डायमेंशन हो गई। और बच्चे चाल कैसी राशि होगी, अदिश, ऐसी इसकी निकाल लो। इसकी भी निकालना बड़ा सिंपल है। अब यहां पे देखो मास है, नहीं है, लेंथ है, हां सर है, लेकिन लेंथ के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो जब लेंथ के ऊपर कोई पावर नहीं है तो एक पावर हम मान लेते हैं, तो L1। ऐसे से टाइम है, लेकिन टाइम के ऊपर कोई पावर नहीं है। सेकंड के ऊपर कोई पावर नहीं है, और जब सेकंड के ऊपर पावर नहीं है तो हम सर कितना मान लेते हैं जब कोई पावर नहीं होती, 1। लेकिन बच्चे जब ये ऊपर आएगा सेकंड, तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ऐसी -1। ठीक है, तो m नॉट L1 t माइनस 1। तो इसलिए दोनों की विमाएं सेम होती हैं, चाहे चाल हो चाहे वेग हो, दोनों की विमाएं सेम है। बस अंतर इतना है कि ये एकांक समय में तय की गई दूरी है, जबकि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन है। ठीक है बच्चे, अच्छा, और एक और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, कि जो चाल और विस्थापन होगा तो एक समान दूरी के लिए या एक समान लंबाई के लिए चाल इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेग। एक समान लंबाई के लिए चाल हमेशा या तो बच्चे बड़ा होगा या बराबर होगा बेग के। और अगर चाल हमेशा बड़ा या बराबर होगा बेग के, तो चाल बट्टे बेग, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। बस इस बात को ध्यान रखना। जैसे आपने दूरी और विस्थापन में निकाला था, ठीक वैसे ही इस बात को ध्यान रखना। चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ठीक है, चाल या तो बच्चे बड़ा होगा या बराबर होगा वेग के, तो चाल बट्टे वेग या तो बच्चे बराबर होगा या बड़ा होगा किसके, 1 के। अगर आप बट्टे कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे ये वेग इधर जाएगा तो चाल बट्टे वेग होगा, तो जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना गणित तो आप पढ़े होगे और इतना गणित आपको पढ़ाया भी जा रहा होगा, इतना तो आप जानते होगे, बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें हैं। -1 समझ नहीं आया भैया, देखो -1 की सिंपल सी बात है, ठीक है, जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं लग जाएगा, सेकंड हर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, इतनी सी बात है भाई। डायमेंशंस का यूज बता दीजिए, एग्जाम में पूछी जाती है, ये यूज है ठीक है, बाकी का बस आप इतना समझिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर चाल क्या है, वेग क्या है। हालांकि मैं एक्सेलरेशन भी तुमको बताता, ठीक है, और मेरे पास टाइम भी एक्सेलरेशन बताने के लिए, और मैं बिल्कुल एक्सेलरेशन भी बताऊंगा, त्वरण भी बताऊंगा। और आपको याद होगा क्या, आपको ये याद होगा कि ये जो सब हम समझा रहे हैं ना, ये सब हम समझा रहे हैं किसको छोड़कर, वृत्तीय गति को छोड़कर। वृत्तीय गति अभी हमने पॉज कर दी, हालांकि हमें वृत्तीय गति समझना था, लेकिन वृत्तीय गति सर्कुलेटरी मोशन को हमने पॉज कर दिया। और क्यों पॉज कर दिया, इसलिए पॉज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, कि हम सबसे पहले ये फंडामेंटल समझ लें, कि दूरी समझ लें, ठीक है, विस्थापन समझ लें। हम देख लें कि एक समान लंबाई के लिए बच्चे दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन शून्य हो सकता है, ये भी हमने देखा। ठीक है, यहां पे चाल देखा और वेग देखा, दोनों में अंतर देखा। यहां पे बच्चे रिलेशन भी देखा कि चाल बट्टे वेग, ठीक है, स्पीड अपॉन वेलोसिटी ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। इसके बाद बच्चे आइए हम यहां पर चलते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने एक बात समझी होगी, सुनी होगी, जब आप में से अधिकांश बच्चे मोटरसाइकिल चलाते होंगे, कुछ कार भी चलाना जानते होंगे, ठीक है, कुछ बच्चियां भी होंगी जो बाइक या स्कूटी चलाना जानती होंगी। ठीक है, तो जब आप लोग स्कूटी पे जाते हो या मोटरसाइकिल पे जाते हो, अपनी कार में जाते हो, तो आपने जरूर सुना होगा एक्सीलेटर खींच के मार, दबा एक्सीलेटर को, सुना होगा जरूर, ठीक है, एक्सीलेटर दबा। तो ये जो एक्सीलेटर होता है, ये क्या होता है, ये एक्सीलरेशन आखिर है क्या, त्वरण है क्या, ठीक है, तो बस इसी को समझना है, ध्यान रखना। अब देखो त्वरण को समझो। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, यदि किसी भी वस्तु का वेग समान है, किसी भी वस्तु का वेग समान है, किसी भी वस्तु का वेग एक समान है,
ध्यान रखना बच्चे, किसी भी वस्तु का वेग एक समान है, मतलब किसी भी वस्तु का वेग कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और बच्चे देखो ध्यान रखना, वेलोसिटी जो होगी, वेग जो होगा, ये दो प्रकार का होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये दो प्रकार का, यूनिफॉर्म वो नहीं जो पहनी जाती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो प्रकार का होगा वेग, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बच्चे, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये समझ लो। यूनिफॉर्म का मतलब होगा बच्चे, ठीक है, एक समान वेग। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा असमान वेग। अगर समान समय में समान विस्थापन तय किया जाता है तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म, ठीक है। यदि किसी भी वस्तु के द्वारा समान समय में, ध्यान रखना बच्चों, देखो यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, कि समान समय में जब समान विस्थापन तय किया जाए, समान समय में जब समान विस्थापन तय किया जाता है, समान समय में जब समान विस्थापन तय किया जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है जब समान समय में असमान विस्थापन तय किया जाए, असमान विस्थापन तय किया जाए। मां सब समझ में ना ये बात है ना, तय किया जाए। आप कहेंगे मां साहब ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज इस बात को समझाओ। आप में से अधिकांश बच्चे बोलेंगे, जरा देखिए बच्चे, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के इन दोनों के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कौन है ये बच्चे, यहां पर भी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। और यहां पर भी जो है बच्चे, ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आप समझिए कि यहां पर बीच की दूरी 5 5 5, अर्थात कहने का मतलब ये है, अब यहां पर आप समझिए बच्चे, ठीक है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, कि यहां पर बच्चे ये, ठीक है, क्या है बच्चे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट बच्चे इस 5 किलोमीटर की दूरी को, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस 5 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में, 5 मिनट में। फिर अगली 5 किलोमीटर की दूरी को भी 5 मिनट में तय करता है, और उसके बाद इस अगली 5 किलोमीटर की दूरी को भी 5 मिनट में तय करता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट बच्चे इस 5 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में, फिर मेरे प्यारे बच्चे इस 5 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में, और फिर भी अगली 5 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में। मतलब वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है बच्चे, मतलब समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा है, समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा है। तो बच्चे ऐसे वेग को कहेंगे हम एक समान वेग। क्या कहेंगे, एक समान वेग। ऐसे वेग को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, एक समान वेग। मतलब समान समय में, ठीक है, समान दूरी तय करना, समान समय में, ठीक है, पहले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर, और अगले 5 किलोमीटर में भी 5 मिनट। बात समझ में आ रही है। तो पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर, ठीक है, पहले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर, मतलब ठीक है, समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा है। लेकिन जब आप यहां पर आएंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो बच्चे, ठीक है, यहां पर आप समझने की कोशिश करो। ये बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहले 5 मिनट में। इसके बाद बच्चे अगले 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में केवल 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और उसके बाद बच्चे अगले 5 मिनट में, जो नेक्स्ट 5 मिनट है, अगले 5 मिनट में ये मान लीजिए बच्चे 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो ये जो वेग है, ठीक है, पहला 5 मिनट केवल, पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में केवल 1 किलोमीटर, और अगले 5 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है बच्चे। तो ये जो वेग होगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक छोटी सी बात है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, और जिसको दिक्कत होगी, ठीक है बच्चे, उसका कोई समाधान नहीं है, उसका समाधान तो
ठीक है ना, किसके पास है, चलो ठीक है आगे बताएंगे किसके पास है उसका समाधान। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, ठीक है, तो समान समय में समान विस्थापन, समान समय में समान विस्थापन। ठीक है, पहले 5 मिनट में ठीक है 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 5, अगले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर, तो ये तो हो गया बच्चे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये क्यों है बच्चे, तो पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में केवल 1 किलोमीटर और अगले 5 मिनट में 20 किलोमीटर। तो बच्चे देखो त्वरण क्या है बच्चे, जब किसी भी वस्तु का वेग एक समान हो, जब किसी वस्तु का एक समान हो तब वस्तु के वेग में त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता, तब वस्तु के वेग में त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता, त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस इस बात को ध्यान रखना, उत्पन्न नहीं हो सकता जब वस्तु का वेग एक समान हो। ठीक है बच्चे, अगर बच्चे यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कभी भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है इतना जोर लगाना पड़ता है तुम्हें समझाने के लिए समाधान माता पिता के पास है। ठीक है, ठीक है तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बच्चे त्वरण पैदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तब त्वरण पैदा होगा। कैसे पैदा होगा बच्चे, इस बात को देखना। तो त्वरण वास्तव में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है क्या, तो एक्सेलरेशन है बच्चे वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में, वेग में किसी भी समय अंतराल में, वस्तु के वेग में किसी भी समय अंतराल में, वस्तु के वेग में किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय अंतराल में, अंतराल में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ ठीक है परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो वस्तु के वेग में किसी भी समय अंतराल में उत्पन्न हुआ परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो सर त्वरण इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, त्वरण इक्वल्स टू हो जाएगा सर ठीक है वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन और किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो 5 मिनट के लिए मान लीजिए वेग में परिवर्तन हुआ या 10 मिनट के लिए वेग में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा एक्सीलरेशन को, परेशान मत हो। ठीक है, और ये क्या होगा सर, तो वेग आपको पता है बच्चे वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक होता है बच्चे आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और यहां पर बच्चे समय का मात्रक भी क्या होगा, समय का मात्रक भी सेकंड होगा। तो अगर मीटर पर सेकंड, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन आप निकालेंगे MLT। अब यहां पे देखो मास है नहीं है, तो मास 0, लेंथ है यस सर लेंथ है, लेंथ के ऊपर पावर 1 ठीक है L1, टी के ऊपर पावर 2 है, लेकिन जब टी ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा T-2। और त्वरण कैसी राशि है, तो बच्चे ये भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए तो एक बार थंब दे दो कि हाँ सब आ गई समझ में। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। तो त्वरण क्या है, त्वरण है बच्चे किसी भी वस्तु के वेग में उत्पन्न परिवर्तन। तो किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन पैदा होता है किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में बच्चे किसी भी वस्तु की वेलोसिटी में जो भी चेंजिंग हुआ उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसलिए बच्चे वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड, और समय अंतराल का क्या होगा, सेकंड। तो ये होगा मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हो जाएगा कि नहीं। और जब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो बच्चे एक बात मैंने आपको बता दी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और डायमेंशन आप खुद निकाल लोगे अब कि सर मास यहां पर है नहीं, लेंथ 1 है और सर टाइम 2 है। टाइम 2 है, जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म वेग बता दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या होती है, ये दोनों ही मैंने समझा दिया। चलिए ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड भैया, वेरी गुड।